मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे तो वो सॉल्युबिलिटी के बारे में अपन पढ़ते हैं ड्रग के केस में। ठीक है कि वेरी फर्स्ट की अगर हम किसी ड्रग की बात करते हैं तो उस ड्रग से अपने कोई डोजेस फॉर्म बनाने जा रहे हैं तो उस डोजेस फॉर्म फॉर्मुलेशन के दौरान जो जो प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स आती हैं रिगार्डिंग टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इसलिए सॉल्युबिलिटी रहती है वो हमेशा किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर मेन फैक्टर के तौर पे काम करती है। अगर अपने कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, आइदर अपने उसका सोल्यूशन बना रहे हैं, आइदर अपने उसका इंजेक्टेबल प्रिपरेशन बना रहे हैं, आइदर टैबलेट भी बना रहे हैं, टैबलेट के अंदर भी अपने को पता है कि अपन वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस से कहीं ना कहीं पे गुजरना पड़ता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टैबलेट जो है वो वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस से बनती है। ठीक है, तो वहाँ पे अपने इसको किसी चीज़ कोई हमारी ड्रग है उसको पर्टिकुलर हमारा जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट के अंदर यूज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी कॉन्टेक्स्ट जो है वो सबसे पहले देखने को आता है। ठीक है कि उसकी सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में अफेक्ट करती है हमारी डोजेज फॉर्म को, और हमारी डोजेज फॉर्म को इफेक्ट करती है तो डोजेज फॉर्म हमारी बॉडी के अंदर जानी है, तो अंदर जाने के बाद उसने सारा की सारा काम करना है उसका एडीएमए एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एलिमिनेशन। ठीक है, और साथ ही साथ हमें उसकी फार्माकोडायनेमिक स्टडी भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर हमारी डोजेज फॉर्म इफेक्ट होती है तो उसके साथ साथ ये सारी की सारी चीज़ें भी इफेक्ट होती हैं। ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन भी इफेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी, मेटाबॉलिज्म भी, एक्सक्रीशन भी, क्योंकि अगर हम कोई पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म बनाने जा रहे हैं उसके अंदर वो ड्रग किसी चीज़ के अंदर सॉल्युबल ही नहीं है तो वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद पर्टिकुलरली हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब किस तरह से होगी। ठीक है, तो एक्चुअल में जो सॉल्युबिलिटी है वो अपने आप में एक मेजर फैक्टर जो है वो हमेशा से रहता है किसी भी पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म की या किसी भी पर्टिकुलर अपने जो प्रिपरेशन बनाते हैं उसकी फॉर्मुलेशन के बीच में, और साथ ही साथ फिर उसको अफेक्ट करता है लास्ट में जाके उसके एडीएमई को और फार्माकोडायनेमिक स्टडीज को। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बारे में अपन बात कर चुके हैं, उसकी डेफिनेशंस को भी अपन जान चुके हैं। ठीक है, वेरियस डेफिनेशंस की अपन ने बात करी थी, एक्सप्रेशन की बात करी थी कि सॉल्युबिलिटी को किस तरीके से अपने को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, हमारा जो प्रिपरेशंस है वो वेरी सोल्यूबल है, फ्रीली सोल्यूबल है, स्प्रिंगली सोल्यूबल है, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है, ये सारी की सारी बातें अपने जो है वो लास्ट उसके अंदर कर ली थी। उसके बाद अपन ने मैकेनिज्म की बात करी थी। ठीक है, कि हमारी प्रिपरेशन जो है, हमारी जो पर्टिकुलर हमारा जो सॉल्वेंट है वो किस तरीके से डिसॉल्व कर रहा है किसको, या तो किसी अदर सोल्यूट को या उसके अंदर कोई तीसरा सॉल्वेंट अपने मिक्स करते हैं, तो एक्चुअल में हमें क्या है कि सॉल्युबिलिटी उसकी किस तरीके से देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अपन ने डिफरेंट मैकेनिज्म पढ़े थे, उसके टाइप्स पढ़े थे कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो किस नेचर का है, उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्चुअल में किस तरीके से उसकी सॉल्युबिलिटी आती है। ठीक है, पोलर है तो कैसे है सॉल्युबिलिटी, ज़्यादा आ रही है, नॉन पोलर है तो कम आ रही है, और अगर स्लाइटली या सेमी पोलर है तो उस केस के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी तीसरे किसी एजेंट को उसके अंदर ऐड करने के बाद हमें सॉल्युबिलिटी देखने को मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। ठीक है, हमने आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स के बारे में बात करा था, हमने ये भी पढ़ा था कि सॉल्वेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर कंपैरिजन ऑफ ए पर्टिकुलर सोल्यूट टू इन सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के अंदर उस चीज़ का एसोसिएशन किस तरह से होता है। ठीक है, कि उनके आपस में जो पर्टिकुलर हमारा सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट के जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से खुलते हैं, उनके वॉइड स्पेसिस के अंदर जो सोल्यूट के पार्ट जाते हैं, और फिर उसको क्या है पूरा की पूरा अपने अंदर कवर कर लेते हैं, जिससे क्या है कि वन पार्ट ऑफ सोल्यूट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में अपन कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अपन बात कर रहे थे फैक्टर्स की कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी है, जहाँ पे भी बात आती है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की, अगर वो सॉल्युबिलिटी की बात आए, ठीक है, उसके साथ साथ फॉर्मुलेशन की बात आई, ठीक है, तो अपन को जो फैक्टर रहते हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहते हैं कि जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से एक्चुअल में अफेक्ट करते हैं हमारी जो सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी हमारी ड्रग की भी हो सकती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑन द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन के टाइम पे भी हमें सॉल्युबिलिटी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ सॉल्युबिलिटी से हमें उसकी स्टेबिलिटी भी स्टडी है उसको पढ़ने में आसानी होती है कि एक चीज़ अगर सॉल्युबिलिटी अपनी शो करती है, कितनी सॉल्युबिलिटी शो करती है, उससे क्या है कि लास्ट में कंपेयर करके अपनी उसकी स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वेरियस इफेक्ट जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर रहे थे, टेम्परेचर था, नेचर था, सॉल्वेंट किस तरह का है, उसका प्रेशर है, उसकी पीएच है, पीएच किस पीएच के ऊपर स्टेबल है, वो किस पीएच के ऊपर सॉल्युबल है, किस पीएच के ऊपर इनसॉल्युबल है। ठीक है, पार्टिकल साइज था, उसकी स्ट्रक्चर थी, एमोर्फस फॉर्म क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसकी किस तरीके से है। ठीक है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड वो बना पा रहा है, OH बॉन्ड वो बना पा रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, उसके बाद और सोल्यूट और सॉल्वेंट है उसका इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, और हम जो है सब्स्टिट्यूएंट अगर कोई ऐड करते हैं तो उसके एडिशन से एक्चुअल में हमारी सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या फ़र्क आता है।
अगर फर्क आ रहा है वो सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, वो भी अपने आप में फैक्टर है। कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में अपन कंप्लीटली पढ़ा था कि कॉमन आयन इफेक्ट किस तरीके से काम करता है। अगर आयनाइजेशन होता है तो सॉल्युबिलिटी कहीं ना कहीं पे अपने देखा था कि इंक्रीज हो रही है। तो लास्ट में अपन बात करी थी सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स की। तो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट जो कहीं ना कहीं पे सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब अपने थोड़ा सा जो आप थोड़ा सा बैकवर्ड चल के देखिए, एक बार आपने 12th क्लास के अंदर जो फिजिक्स की बुक के अंदर आपने सॉल्युबिलिटी ऑफ जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके अंदर जो वेरियस टाइप्स अपने पढ़े थे सॉल्युबिलिटी, जो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे आज, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि लिक्विड के अंदर अगर अपने लिक्विड्स को अगर अपने सॉल्वेंट मानते हैं तो सॉल्वेंट के अंदर एक्चुअल में गैस की सॉल्युबिलिटी किस तरीके से देखने को मिलती है उसके बारे में आप अपन बात करते हैं। ठीक है, उसका जो बेस्ट सिंपल एग्जांपल है वो वाटर, कि अगर बाहर समुद्र में, बाहर नदियों में पानी कहीं पे हमें दिख रहा है, पानी बह रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि उसके अंदर कोई एनिमल रह रही है। ठीक है, उसके अंदर फिशेज है वेरियस, ठीक है, या अदर जो सी एनिमल हैं, ठीक है, तो उसके अंदर किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम ये लोग बिल्कुल प्रॉपरली जानते हैं कि कहीं ना कहीं पे जो वो वाटर है, सी वाटर है, उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट रहता है, कि जो ऑक्सीजन गैस है उसके अंदर कहीं ना कहीं पे मिक्स रहती है। और वो किस तरीके से मिक्स रहती है वो डिपेंड करता है किस एरिया में वो ऑक्सीजन ज़्यादा है, किस एरिया के अंदर वो ऑक्सीजन कम है। ठीक है, हम पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं कि सी के अंदर पॉल्यूशन हो रहा है, उससे क्या है कि ओवरऑल उसकी जो उसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ गैस है, ठीक है, या क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन जिसको अपने बोल सकते हैं, दैट इज लेस एंड फॉर्म द प्रॉब्लम फॉर द लिविंग, जो लिविंग ऑर्गेनल्स है वहाँ पे, जो फिशेज है, इसके अलावा जो अदर एनिमल्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पे वो मेजर प्रॉब्लम का कोज भी करती है। ठीक है, हेनरी ला क्या कह रहा है, दैट सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एट दी कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, यहाँ पे एक बात हमेशा चलेगी जब सॉल्युबिलिटी की चलेगी, कि प्रेशर में या टेम्परेचर में से कहीं ना कहीं पे हमें एक चीज़ कांस्टेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर अपने किसी चीज़ को वहाँ पे कांस्टेंट नहीं देखते हैं तो सॉल्युबिलिटी एक जगह पे टिकी नहीं रह सकती है। ठीक है, अगर अपने टेम्परेचर या प्रेशर हर टाइम कम या ज़्यादा करते रहेंगे तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी में फ़र्क आएगा। एक्चुअल में हमारी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती रहेगी, कम या ज़्यादा होती रहेगी, टेम्परेचर और प्रेशर के कम या ज़्यादा होने से। ठीक है, ये कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। एक फिक्स प्रेशर के ऊपर कोई पार्शियल प्रेशर किसका, गैस का, उस पर्टिकुलर जो हमारा सॉल्वेंट है उसके ऊपर लगता है, उसके क्या होती है वो कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये यहाँ पे शो कर रहा है कि एक पार्शियल वेपर प्रेशर लगता है। ठीक है, यहाँ पे ये लिक्विड है, एक लिक्विड के ऊपर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अगर गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर एक किसी तरह का पार्शियल वेपर प्रेशर लगाया जाता है तो उस केस के अंदर क्या है, सॉल्युबिलिटी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या है, यहाँ पे हमें सॉल्युबिलिटी दिख रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, इसी के अंदर अपने नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। एक लिक्विड को जब अपने दूसरे लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं, ठीक है, इसमें इसके वेरियस एग्जांपल दिए हैं। कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड, यानी कि एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। एग्जांपल वाटर, इथेनॉल, ग्लिसरीन, अल्कोहल, बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरह के लिक्विड्स है, कहीं ना कहीं पे इनकी सेम नेचर रहती है, सेम नेचर की वजह से क्या है, ये जल्दी मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, पार्शली मिसिबल, जो मिसिबल होते हैं बट कहीं ना कहीं पे बहुत कम होते हैं। ठीक है, फिनोल वाटर, फिनोल को अंदर वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है तो कहीं ना कहीं पे वो सॉल्युबिलिटी तो शो करता है बट बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होता है, पार्शली मिसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ। और कंप्लीटली इमिसिबल, अगर हम किसी मरकरी को, ठीक है, ये वाटर के अंदर मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्चुअल में उसके अंदर मिक्स नहीं होती है, वो फ्लोट करके ऊपर की ओर आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या एग्जांपल है, ये है कंप्लीटली इमिसिबल का। तीन तरीके की स्टेजेस अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, जहाँ पे कंप्लीट मिसिबिलिटी होती है, सेकंड वन इज पार्शियल मिसिबिलिटी होती है, एंड थर्ड वन इज दैट इज दी कंप्लीटली मिसिबिलिटी, जो इमिसिबिलिटी है हमें को देखने को मिलती है। तीन तरीके से लिक्विड है वो लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, मिक्स होते हैं।
हाँ, रॉड्स लॉ की बात करते हैं। इसके अंदर अगर लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो रॉड्स लॉ यहाँ पे लगता है। रॉड लॉ क्या कहता है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन is equal to the mole fraction of the component and the vapor pressure of the pure component। यानी कि अगर अपने एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के अंदर मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो उस केस के अंदर ये क्या कह रहा है? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, की वहां पे जितने भी कंपोनेंट अवेलेबल है मौके पे उनका पार्शियल वेपर प्रेशर, जिसको अपने बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन के इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ना। एक मिनट होल्ड करना। इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। और उस कंटेंट का अगर एक प्योर कंपोनेंट है, ठीक है, उस प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के और जो कंपोनेंट अवेलेबल है उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है? ठीक है, उसके इक्वल होते हैं। इसको रॉड्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की, कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं सॉल्यूशन विच ओबे दी रॉल्स लॉ, कि हमने जो लास्ट स्लाइड के अंदर जो नियम पढ़ा है, रॉल्स लॉ पढ़ा है आपने, ठीक है, उसको जो ओबे करते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको चलो अपने आइडियल सॉल्यूशन पे थे। ठीक है, कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन विच ओबे दी रॉड्स लॉ, जो कि जो अपन ने लास्ट स्लाइड के अंदर लॉ पढ़ा है, ठीक है, उस लॉ को जो से सॉल्यूशन जो है वो ओबे करते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? रॉड्स लॉ की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ बता रहा है कि पर्टिकुलर अगर अपने एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर दो सॉल्यूशन अगर अपने लेते हैं, कौन कौन से दो सॉल्यूशन? ए और बी। ठीक है, ए और बी के केस में यहाँ पे ये दिखा रहा है एक्स ए, दैट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो उस केस के अंदर ये क्या कह रहा है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे जो ये दोनों के वेपर प्रेशर हैं, जो अपन ने ये लास्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ बात करी है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट के बराबर है किसके? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अगर अपने ए को प्योर लेते हैं और बी को प्योर लेते हैं, दोनों को प्योर लेके चलते हैं, यहाँ पे देखो ये दिखा भी रखा है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी का वेपर प्रेशर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए का वेपर प्रेशर यहाँ पे शो हो रहा है। और ये जो दोनों लाइंस हैं जो आपको रेड और ये जो ब्लू में दिख रही हैं, ये पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। एक्स से क्या है सर?